स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं डाका भाग 7। जगमोहन और सोहनलाल रामदा को छोड़कर वापस लौटे। ये खतरनाक काम है, जगमोहन ने वहां पहुंचते ही कहा। रामदा के आदमी शायद सब कुछ ना संभाल पाए। रामदा जैसे गैंगस्टर के पास एक से बढ़कर एक आदमी होंगे, देवराज चौहान ने कहा। और वो अच्छी तरह समझ रहा है कि कितने बड़े मामले को उसने संभालना है। ऐसे में वो बढ़िया आदमी इकट्ठे करेगा। मुझे शक है कि रामदा इस काम में सफल हो सकेगा। मेरे ख्याल में तो रामदास सफल रहेगा, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन बेचैनी से होंठ भींच कर रह गया। अगर सब ठीक रहा तो मेरे साथ सोहनलाल फार्म हाउस में जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि मैं नहीं? जगमोहन के होंठों से निकला। फार्म हाउस के भीतर तुम्हारा कोई काम नहीं होगा तब। देवराज चौहान ने उसे देखा। मैं साथ ही जाऊंगा। बाहर रहने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। भीतर कहीं भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। जगमोहन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। खतरे में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैंने उस वक्त भीतर जाना है जब रामदा के आदमियों ने वहां के हालातों पर काबू पा लेना है, तब। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे साथ फार्म हाउस पर जाऊंगा। जगमोहन कह उठा। इधर आओ। देवराज चांद जगमोहन के साथ नसीमा और सोहनलाल से दूर पहुंचकर धीमे स्वर में बोला। बाहर तुम्हारे पास बहुत ही जरूरी काम होगा जगमोहन। क्या? नसीमा। जगमोहन आंखें सिकोड़कर देवराज चांद को देखने लगा। पाटिल के फार्म हाउस पर हमला करने का यह बहुत ही नाजुक वक्त है। हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि नसीमा की सोचें कभी भी बदल सकती हैं और वो फिर से पाटिल की सगी बनने के लिए उसे इस हमले की खबर दे सकती है। तब पाटिल ऐसा इंतजाम कर लेगा कि हम अपनी कोशिशों में सफल ना हो सके। जगमोहन देखता रहा देवराज चौहान को। ऐसे में तुम्हें हर वक्त नसीमा के साथ रहना है। उसके पास मोबाइल फोन है। उस फोन का वो गलत इस्तेमाल ना कर सके। इन सब बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। अच्छी बात है। मैं नसीमा के साथ फार्म हाउस के बाहर ही रह लूंगा, जगमोहन बोला। वहां तक साथ चलने में तो तुम्हें एतराज नहीं है? कोई एतराज नहीं। उस वक्त तुम फार्म हाउस के बाहर मौजूद रह सकते हो। अगला दृश्य। शाम को देवराज चौहान ने रामदास से फोन पर बात की। तैयारी हो गई? देवराज चौहान ने पूछा। लगभग हो गई। जो कमी है वो 1-2 घंटे में पूरी हो जाएगी। रामदा का स्वर कानों में पड़ा। तो रात को हम अपना काम कर सकते हैं? पक्का। तो आधी रात के बाद अपने आदमियों के साथ कहाँ मिलना है? उस जगह के बारे में सुन लो। बोलो। देवराज चौहान ने जगह बताई। कितने बजे? ठीक 3 बजे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। सोहनलाल, नसीमा और जगमोहन सोफों पर पसरे पड़े थे। सोहनलाल, देवराज चौहान ने कहा, तुम अपनी तैयारी कर लो। अगर फार्म हाउस के भीतर पहुंच गए तो अपना काम जल्दी पूरा करने की कोशिश करनी है। कोशिश करूंगा कि काम जल्दी हो। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। लेकिन ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि कॉम्बिनेशन नंबरों की पहचान करने में कुछ वक्त लग सकता है। तभी जगमोहन कह उठा। हो सकता है कॉम्बिनेशन नंबरों की पहचान ना हो सके, दरवाजे ना खुले। ये भी हो सकता है, सोहनलाल बोला। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। मतलब कि अगर तुम दरवाजे खोलने में सफल सफल ना हो सके तो सारी मेहनत बेकार? जवाब में सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। बेहतर होगा किसी और तालों के एक्सपर्ट को साथ ले लिया जाए। नसीमा ने जगमोहन को देखा। कोई फायदा नहीं, जगमोहन ने कहा। सोहनलाल ही बहुत है, काबिल आदमी है। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। देवराज चौहान तुम्हें कोने में ले जाकर क्या कह रहा था? पूछते हुए नसीमा एक मुस्कुरा पड़ी। जगमोहन ने नसीमा को देखा, फिर देवराज चौहान को।
देवराज चांद के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। इस सवाल का मतलब? जगमोहन की निगाह नसीमा पर जा टिकी। यूं ही। नसीमा अभी भी मुस्कुरा रही थी। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे सवाल का मतलब, जगमोहन होंठ सिकोड़कर बोला। सतर्क रहना अच्छी आदत है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हूं, ऐसे में मुझ पर नजर रखना बुरी बात नहीं है। नसीमा ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा ख्याल सुनकर मुझे अच्छा लगा, जगमोहन बोला। ऐसे में तुम इस बात का अवश्य ध्यान रखोगी कि सपने में भी हमारे खिलाफ कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं दिल से तुम लोगों के साथ हूं। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगला दृश्य। सन्नाटे का दौर चल रहा था। खंडाला रोड के शुरू होते ही देवराज चाहन ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। कार में जगमोहन, सोहनलाल और नसीमा भी मौजूद थी। सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ आगे जाने पर सड़क के किनारे 3 बंद वैनें और 2 कारें खड़ी नजर आई। देवराज चाहन ने उनके आगे कार रोकी और छोटा सा हॉर्न बजाया। कोई जरूरी तो नहीं कि वैनें और कारें रामदा की ही हों, नसीमा कह उठी। तीनों वैनों की छत पर 3 सीढ़ियां बांध रखी हैं और किसी भी सीढ़ी की लंबाई 15 फुट से कम नहीं है। ओह। तभी कार से रामदा निकलकर उनके पास पहुंचा। मैं 15 मिनट पहले ही यहां पहुंच गया था, रामदा बोला। तैयारी पूरी है? देवराज चाहन ने पूछा। हाँ। बंदे वैनों और कारों में घुसे हुए हैं। सबके पास साइलेंसर लगी गने हैं, रामदा ने कहा। मैं कार आगे बढ़ा रहा हूं, देवराज चाहन ने कहा। मेरे पीछे आते रहना। बढ़िया। कहने के साथ ही रामदा पलटा और कारों की तरफ बढ़ गया। कुछ पलों बाद देवराज चाहन ने कार आगे बढ़ा दी। पीछे की 2 कारें और वैनें भी चल पड़ी। हेडलाइटें रोशन हो गई थी। देवराज चाहन, नसीमा गंभीर स्वर में कह उठी। मेरे ख्याल में तुम पाटिल को कम समझ रहे हो। मैं सामने वाले को कभी भी कम नहीं समझता। पाटिल को बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं। वो पहले ही कई कदम आगे की सोच लेता है। तभी तो आज अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बना हुआ है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। ये कहने का मेरा मतलब है कि इस बात को मद्देनजर रखकर चलो कि पाटिल ये सोच सकता है कि तुम रिमोट लेने के लिए फार्म हाउस पर आने की कोशिश कर सकते हो। मैं हर तरफ सोच कर चल रहा हूं, देवराज चौहान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। इस काम में आधा चांस हारने का है और आधा चांस जीतने का, लेकिन मैं कोशिश अवश्य करना चाहता हूं कि सफल हो सकूं। कदम आगे ना बढ़ाया जाए तो नतीजा सामने कैसे आएगा? मैं कोशिश करने में विश्वास रखता हूं। नसीमा फिर कुछ नहीं बोली। कार में खामोशी छाई रही। पीछे कारें और वैनें नजर आ रही थी। 25 मिनट बाद देवराज चौहान ने सड़क के किनारे कार रोक दी। इस वक्त बहुत कम वाहन वहां से निकल रहे थे। अधिक संख्या ट्रकों की ही थी। पीछे वाली कारें और वैनें भी रुक गई। रामदा निकलकर पास आया। यहां कहाँ? उसने पूछा। यहां पर हमें गाड़ियां छोड़नी है, देवराज चौहान ने कहा। गाड़ियों की हेडलाइटें या इंजन की आवाजें उन लोगों को सतर्क कर सकती हैं। हथियार और सीढ़ियां थामे यहां से पैदल आगे चलेंगे। कुछ लंबे रास्ते का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी हमें देख ना सके। बढ़िया। कितनी देर चलना होगा? करीब 20-30 मिनट। और ये गाड़ियां सड़क से नीचे उतारनी है। मेरे पीछे पीछे अपनी गाड़ियां ले आओ। यहां से सड़क छोड़ने पर आगे पेड़ों का झुंड है। वहां गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। अपने आदमियों को अच्छी तरह समझा देना कि चलते वक्त ना तो कोई बात करेगा और ना ही कोई सिगरेट सुलगाएगा। बढ़िया। रामदा कहने के साथ ही पलट गया। देवराज चौहान ने हेडलाइट ऑफ की और कार आगे बढ़ाते हुए सड़क के किनारे ढलान पर से नीचे उतार ली। आगे का कच्चा रास्ता उबड़ खाबड़ था। मिनट भर बाद चंद्रमा की रोशनी में पेड़ों के साए नजर आने लगे। उन्हीं पेड़ों के बीच देवराज चौहान ने कार रोकी और इंजन बंद करते हुए बोला, निकलो।
कुछ ही देर में दोनों कारें और तीनों वैनें भी वहां आकर रुक गई। तीनों वैनों से रामदा के आदमी निकले। अंधेरे में भी उनके हाथों में दबे हथियार स्पष्ट झलक रहे थे। देखते ही देखते छोटी सी फौज वहां नजर आने लगी थी। रामदा धीमी आवाज में उन्हें निर्देश देने लगा कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। सिगरेट नहीं सुलगानी है, बात नहीं करनी है। इसके बाद उसने वैनों की छतों पर बांध रखी सीढ़ियां उतारने को कहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल और नसीमा आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे रामदा और फिर रामदा के करीब 70 आदमी। आगे बढ़ने के दौरान गहरी खामोशी छाई रही। जूतों की मध्यम आवाजें ही वहां गूंज रही थी। रास्ता ठीक नहीं था। बहुत संभल कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। अधिकतर रास्ता खेतों में से होकर था। कहीं खेत सूखे थे, कहीं पानी से भरे कीचड़ वाले। चंद फार्म हाउसों को भी उन्होंने खामोशी से पार किया। करीब 35 मिनट बाद उनका आगे बढ़ना रुका। सुबह के 4 के आसपास का वक्त हो रहा था। रामदा पास पहुंचते हुए कह उठा, अब वो देखो। देवराज चौहान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ऊंची सी दीवार के पार भीतर की तरफ लाइट जलती नजर आ रही है। ओ हाँ, रामदा के होंठों से निकला। वो है हमारी मंजिल। हाँ, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। पाटिल भी इस वक्त वहां मौजूद है। फिर तो मजा आ जाएगा होली खेलने का। रामदा की आवाज में खतरनाक भाव थे। सुबह के 4 बज चुके हैं, देवराज चौहान ने कहा। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है सारा इंतजाम करने का। यहां से हमें दीवार तक पहुंचना है, परंतु फार्म हाउस के बंगले की छत पर मौजूद शूटर्स अंधेरे में भी हम लोगों की मौजूदगी का एहसास पा सकते हैं। ऐसे में यहां से हम इकट्ठे नहीं, बिखर कर थोड़े थोड़े आदमी आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, मैं अपने आदमियों को समझा देता हूँ। रामदा की आवाज में मौजूद खतरनाक भावों में कोई कमी नहीं आई थी। चुन चुन कर लाया हूं सालों को। खूब खेलेंगे पाटिल के फार्म हाउस पर खून की होली। आधा घंटा लगा सबको फार्म हाउस की दीवार तक पहुंचने में। वहां तक पहुंचने में सबने सावधानी इस्तेमाल की थी। सब ठीक रहा। हर कोई चुप्पी और दबे पांवों का इस्तेमाल कर रहा था। गहरी खामोशी छाई हुई थी वहां। देवराज चौहान रामदा को साथ लेकर कुछ आगे दीवार के पास रुका। यहां पर दीवार के साथ एक सीढ़ी लिटा कर रख दो, देवराज चौहान ने कहा। सीढ़ी को तभी दीवार के साथ खड़ा किया जाएगा जब भीतर जाना हो। और यहां पर 15 आदमी खड़े करो। 10 पहले जाएंगे और बाकी के 5 उनके जाने के ठीक 10 मिनट बाद। सब कुछ समझा चुका हूं। जो मैं कह रहा हूं वो काम हाथों हाथ करते जाओ। रामदा वहां से हटकर कुछ कदमों की दूरी पर मौजूद अपने आदमियों के पास पहुंचा। 2 मिनटों में ही वापस आया और बोला, कर दिया इंतजाम। बाकी आदमियों को साथ लेकर आओ। दीवार के साथ साथ ही आगे बढ़ना है। चलने के लिए रास्ता साफ है, देवराज चौहान ने कहा और अंधेरे में सावधानी से आगे बढ़ने लगा। जगमोहन, सोहनलाल और नसीमा साथ थे। रामदा अपने आदमियों के साथ पीछे था। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। देवराज चौहान पिछवाड़े की दीवार के खास हिस्से के पास पहुंचकर ठिठका। यहां सीढ़ी लगाई जाएगी। 2 आदमियों ने थाम रखी सीढ़ी को बेआवाज वहीं लेटा दिया। यहां पर 20 आदमी रहेंगे। 15 पहले जाएंगे, बाकी के ठीक 10 मिनट बाद। रामदा ने उन आदमियों में 20 को वहां छोड़ते हुए कहा, आपस में तय कर लेना कि कौन 5 लोग 10 मिनट बाद भीतर जाएंगे। वो वहां से पुनः आगे बढ़े। दीवार के साथ साथ चक्कर काटकर मुड़े और दीवार के आधे से ज्यादा हिस्से को पार करके देवराज चौहान ठिठका तो वो सब भी रुक गए। तीसरी सीढ़ी यहां लगेगी। यहां से भीतर जाया जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। फौरन सीढ़ी वहां रख दी गई। रामदा, हाँ, यहां 30 आदमी चाहिए। गिनकर लाया हूं, बंदे कम नहीं पड़ेंगे। यहां से 15 आदमी पहले भीतर जाएंगे, जिनमें से पहले 5 कुत्तों को खत्म करेंगे। कुत्तों वाला कमरा इस दीवार के पार भीतर की तरफ दीवार के साथ बना हुआ है, देवराज चौहान ने कहा।
जब फायरिंग को शुरू हुए 5 मिनट बीत जाएं तो 10 आदमी और भीतर कूदेंगे, जिनका काम बंगले के भीतर पहुंचकर वहां के हालातों को अपने कंट्रोल में लेना होगा। ठीक है रामदा, इन 10 को अकेले में समझा देना कि बंगले के भीतर क्या करना है। अभी समझा दूंगा। और बाकी के जो 5 रहेंगे, वो पहले वाले 15 आदमियों के भीतर जाने के ठीक 10 मिनट बाद भीतर जाएंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा फौरन करो रामदा। कहने के साथ ही देवराज चौहान तीनों के साथ वहां से हट गया। रामदा ने 2 मिनट में ही अपने आदमियों को समझा दिया और वहां सेट कर दिया। फिर 10 को अलग ले जाकर बताया कि ये फार्म हाउस युवराज पाटिल का है और पाटिल भी भीतर है। उन्हें सीधा बंगले में पहुंचकर पाटिल सहित सबको खत्म कर देना है और पाटिल वाली बात किसी को ना बताएं। चौथे मिनट ही रामदा देवराज चौहान के पास था। सारा मामला फिट कर दिया। तुम्हारे 65 आदमी अपनी जगहों पर टिक चुके हैं? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, 5 बाकी हैं अभी। 5 को लेकर आओ। उसके बाद वो फिर आगे बढ़ गए। फार्म हाउस के लोहे के फाटक वाले गेट से काफी पहले रुक गए। उधर। देवराज चौहान ने हाथ से इशारा किया। फार्म हाउस का फाटक जैसा ऊंचा बड़ा गेट है। कुछ कुछ नजर आ रहा है, एक ने कहा। तुम में से 3 यहीं पर छिप कर रहेंगे और गेट की तरफ नजर रखेंगे। उसके बाहर 2 आदमी हथियारों के साथ मौजूद हैं। जब फायरिंग शुरू होने की आवाजें सुनो तो उन दोनों को फौरन निशाना बनाना है और भीतर के लिए जहां से भी जगह मिले गन की नाल रखकर गोलियां चलानी शुरू कर देनी है। तुम लोगों को यहां इस तरह गोलियां चलानी है कि बंगले के सामने की तरफ जो भी शूटर्स हों वो तुम लोगों के साथ व्यस्त हो जाए, पीछे वालों की सहायता करने के लिए ना जा सके। तुम सब दीवार की तरफ सड़क पर जाओ। मैं बाकी बचे 2 को इनकी जगह दिखाकर आता हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाकी बचे 2 आदमियों के साथ आगे बढ़ गया। गेट पीछे रह गया था। कुछ आगे जाकर छोटी सी सड़क पर लगा गेट नजर आया। उसके पास एक ही आदमी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था, दूसरा टहल रहा था। उन दोनों को देख रहे हो? देवराज चौहान ने कहा। हाँ। वो दोनों यहाँ पर पहरा दे रहे हैं कि कोई गलती से इस तरफ आ जाए तो उसे वहीं वापस भेज दिया जाए। जब वो फायरिंग की आवाज सुनेंगे तो अपने साथियों की सहायता के लिए गेट की तरफ भागेंगे। हाँ, मतलब कि ये दोनों तुम्हारे 3 साथियों को पीछे से आकर मार देंगे जो गेट के भीतर फायरिंग कर रहे होंगे। समझ गया। गोलियां चलने की आवाज सुनते ही तुम दोनों ने फौरन इन्हें शूट करना है। लापरवाही मत कर जाना, देवराज चौहान ने कहा। इन्हें शूट करने के बाद अपने साथियों की सहायता के लिए गेट पर पहुंच जाना। ठीक है। कहने वाले की आवाज में खूंखारता आ गई थी। अपने लिए छिपने की जगह ढूंढ लो, दिन का उजाला फैलने वाला है। देवराज चौहान के वापस पहुंचते ही रामदा कह उठा। एक्शन में कब आना है? मेरे आदमियों को ये कौन बताएगा? वो सब वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जिधर से आए थे। आगे दीवार के साथ सटे 30 व्यक्ति खड़े थे। वे सब उन्हें पार कर गए और पीछे वाले हिस्से में दीवार के कोने तक पहुंचकर देवराज चांद ठिठका तो सब रुक गए। इस हमले की शुरुआत वहां से होगी जहां 30 आदमी मौजूद हैं। मैं उनके पास रहूंगा और रामदत्त तुम यहीं पर इस कोने में खड़े रहोगे और मेरे इशारे का इंतजार करोगे। सोहनलाल दीवार के उस कोने पर खड़ा तुम्हारे इशारे का इंतजार करेगा। बीच में जो आदमी है वो भी तुम्हारे इशारा पाते ही फौरन हरकत में आ जाएंगे और तुम्हारा इशारा पाकर सोहनलाल दीवार के उस तरफ मौजूद आदमियों को इशारा करेगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और मैं इस बात की तसल्ली करने के बाद इशारा करूंगा कि दीवार के ऊपर लगी तारों का करंट बंद कर दिया गया है या नहीं। बढ़िया। रामदा ने सिर हिलाया। मैं अपने आदमियों को समझा देता हूं इशारे के बारे में। जल्दी करो, दिन की रोशनी फैल रही है। रामदा फौरन ही दीवार के साथ साथ आगे बढ़ गया। सोहनलाल, तुम दीवार के उस कोने पर पहुंच जाओ और रामदा के इशारे का इंतजार करना, देवराज चौहान ने कहा। जब काम खत्म हो जाए तो इधर ही मेरे पास आ जाना। सोहनलाल बिना कुछ कहे उस तरफ बढ़ गया। तभी पास खड़ा जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा।
एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? अगर ये सब कुछ करने में सफलता मिल भी गई तो भीतर क्या करोगे? दिन का उजाला फैलना शुरू होने लगा था। क्या मतलब? पहली बात तो ये है कि सोहनलाल शायद कॉम्बिनेशन नंबर वाले डोर लॉक को खोल ना सके। अगर खोल भी लिए गए, स्ट्रांग रूम वाली गैलरी में भी पहुंच गए तो वहां दरवाजे से पहले फर्श पर बारूद बिछा है। ऐसे में उस दरवाजे के पास भी नहीं पहुंचा जा सकता। वहां पर कैसे रास्ता बनाओगे? कहते हुए जगमोहन व्याकुल हो उठा। जगमोहन की बात से मैं भी सहमत हूं। नसीमा गंभीर स्वर में कह उठी। युवराज पाटिल भी तो स्ट्रांग रूम में जाता है। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। हाँ, नसीमा ने कहा। वो कंट्रोल रूम से कुछ स्विच ऑफ करता है कि फिर दबाव पड़ने पर वो बारूद नहीं फटे। तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। देवराज चांद ने मध्यम से उजाले में दोनों के चेहरों पर नजर नजर मारी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होगा कि कौन सा स्विच ऑफ करने? जब सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा तो ये बात जानना मामूली बात है। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन और नसीमा की नजरें मिली। चिंता मत करो, मेरे ख्याल में वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। नसीमा गहरी सांस लेकर कह उठी। पाटिल के आदमियों ने रामदा के आदमियों को सफल ही नहीं होने देना है। कम से कम ऐसा तो मत बोलो, जगमोहन ने कहा। मैं पाटिल के आदमियों को जानती हूं। वो कभी भी कमजोर नहीं होंगे। देवराज चांद के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। रामदा के आदमियों को जानती हो? देवराज चांद ने पूछा। नहीं। नसीमा ने देवराज चांद को देखा। मैं भी नहीं जानता। मैं दोनों के आदमियों को नहीं जानता। इसलिए इस मुकाबले का अंत मेरे लिए दिलचस्प होगा। नसीमा ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में रामदा लौट आया। इशारे के बारे में मैं अपने आदमियों को समझा आया हूं। वहां पहुंचते ही रामदा बोला। अब यहीं खड़े रहो। यहां से तुम्हें दीवार के उस कोने में खड़ा सोहनलाल स्पष्ट नजर आ रहा है। मेरा इशारा पाकर तुमने तुरंत उसे इशारा करना है। और मैं उस तरफ खड़े आदमियों के पास जा रहा हूं। बढ़िया। देवराज चांद ने जगमोहन से कहा। जब फायरिंग शुरू हो तो तुम नसीमा को लेकर इस दीवार से दूर उधर खेतों की तरफ चले जाना। तुम दोनों का दीवार के पास रहना ठीक नहीं होगा। जगमोहन ने सोच भरे सिर ढंग से सिर हिलाया। देवराज चांद दीवार के साथ साथ आगे बढ़ गया। जहां 30 आदमी साइलेंसर लगी गने थामे पक्के इरादे के साथ दीवार के साथ सटे खड़े थे। दिन का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। नसीमा ने जगमोहन को देखा। अभी भी मेरी पहरेदारी की जरूरत है? अब तो सबसे ज्यादा जरूरत है, जगमोहन ने होंठ सिकोड़ कर कहा। वो कैसे? मोबाइल फोन तुम्हारे पास है। इस नाजुक मौके पर धोखाधड़ी करके पाटिल को तुम सावधान कर सकती हो। मोबाइल फोन तुम रख लो। नहीं, तुम मेरे साथ रहो, इतना ही बहुत है। जगमोहन ने नसीमा को घूरा। नसीमा के होंठों पर मुस्कान उभर आई। तुम कब से मेरे साथ हो? नसीमा बोली। तो? और अभी तक तुमने मुझे ध्यान से नहीं देखा। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? तो खराब दिमाग वाले औरतों को ध्यान से नहीं देखते? नसीमा खुलकर मुस्कुरा पड़ी। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। दिन का उजाला फैले जब 15 मिनट से ज्यादा बीत गए तो देवराज चौहान ने साथ लाए जेब के जेब से लोहे की छोटी छोटी दो पत्तियां निकाली और तार का निशाना लेकर हौले से उछाला। लोहे की पत्ती तार को लगी परंतु कोई भी चिंगारी नहीं पैदा हुई। देवराज चौहान ने दूसरी लोहे की पत्ती फेंकी। तार से टकराई, इस बार भी कोई चिंगारी नहीं उभरी। स्पष्ट था कि तारों में दौड़ता करंट बंद कर दिया गया है। रास्ता साफ था। हमला किया जा सकता था। देवराज चौहान ने रामदा पर निगाह मारी, जो दूर दीवार के कोने में खड़ा इधर ही देख रहा था। होंठ भींचे देवराज चौहान ने हाथ उठाकर इशारा किया तो रामदा ने फौरन हाथ उठाकर वैसा ही इशारा आगे कर दिया। सीढ़ी लगाओ। देवराज चौहान ने वहां मौजूद आदमियों से भिचे स्वर में कहा। कूद जाओ भीतर। जैसे रामदा ने समझाया है वैसे ही करना है।
देवराज चौहान के कहने की देर थी कि वो सब तूफानी रफ्तार से हरकत में आ गए। अगला दृश्य। रामदा के आदमियों के लिए ये सुखद संयोग ही था कि फार्म हाउस पर कठिनता से 15 रामदा के आदमियों के लिए ये सुखद संयोग ही था कि फार्म हाउस पर कठिनता से पाटिल के 15 आदमी ही मौजूद थे, जिनमें से 8 गनमैन तो वो थे जो उसके कहीं जाने के दौरान साथ रहते थे। उन 15 में से 5 बंगले के भीतर थे और 10 बंगले के आगे पीछे इधर-उधर। सुबह का वक्त होने पर वो खास सतर्क नहीं थे, मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। कुछ रात भर जागते रहने की वजह से थके हुए थे और कुछ नींद से उठे थे। रात भर छत पर पहरा देने वाले तब तक नीचे आ चुके थे। कुत्ते अपने कमरे में पहुंचकर भूखा पेट भरने में व्यस्त थे। यानी कि हमले का वक्त बहुत ठीक चुना गया था। रामदा के आदमियों के गनों पर तो साइलेंसर थे, इसलिए फायरिंग की आवाज कम ही हुई, क्योंकि पाटिल के शूटर्स को फायरिंग करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। आनन फानन वहां मौजूद 15 में से 11 को शूट कर दिया गया। बाकी के 4 ने हाथ खड़े कर दिए। उन चारों को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया गया। योजना के मुताबिक शिकारी कुत्तों को खत्म कर दिया गया था। एक्शन में आने के चौथे मिनट बाद ही सब ठीक हो गया था। फार्म हाउस पर रामदा के आदमियों का कब्जा हो चुका था। लेकिन एक बात, जिसे भारी गड़बड़ भी कहा जा सकता था या फिर अजीब बात थी, कि युवराज पाटिल हमला होने से पहले बंगले में ही था। ये तो पक्का था, लेकिन वो फार्म हाउस तो क्या, बंगले से भी बाहर नहीं निकला। बहरहाल पाटिल नहीं मिला, उसे कोई नहीं देख पाया। पाटिल के वो 4 आदमी जिन्हें बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया गया था, बेहोश होने से पहले उनसे अच्छी तरह पूछताछ की गई। उनके मुताबिक पाटिल साहब भीतर बंगले में ही नींद ले रहे हैं, परंतु पाटिल ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला। सिर्फ यही एक बात उनके हक में नहीं रही थी। देवराज चौहान, सोहनलाल, रामदा भीतर आ चुके थे। रामदा के आदेश के मुताबिक फार्म हाउस पर उसके आदमी सतर्कता से फैलकर पहरा देने लगे थे। देवराज चौहान, रामदा खुशी से कह उठा, ये सब तो बहुत आसानी से हो गया। हाँ, कभी कभी वक्त जरूरत से ज्यादा साथ दे देता है। देवराज चौहान ने इधर उधर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। इस बात को इत्तेफाक ही माना जा सकता है कि फार्म हाउस पर आदमी कम थे। हमारा काम हो गया। रामदा हौले से हंसा। आदमी कम हो या ज्यादा, हमें क्या। युवराज पाटिल नहीं मिला? देवराज चौहान ने उसे देखा। नहीं, वो बंगले में चलो, देवराज चौहान ने कहा। तीनों बंगले की तरफ बढ़ गए। तुम्हारे आदमी क्या कहते हैं पाटिल के बारे में? वो कहते हैं बंगले का जर्रा जर्रा देख लिया, परंतु पाटिल नहीं मिला। रामदा के चेहरे पर व्याकुलता आ गई थी। उनका कहना है कि पाटिल बंगले में नहीं था, लेकिन क्या? लेकिन पाटिल के जो 4 आदमी पकड़े हैं वो कहते हैं कि पाटिल बंगले में ही था, अपने कमरे में सोया था। वो ठीक कह रहे हैं। देवराज चौहान की आवाज सख्त हो गई। तो क्या मेरे आदमी गलत कह रहे हैं कि? तुम्हारे आदमी भी सही कह रहे हैं। चलते चलते रामदा ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। मैं समझा नहीं। मेरे ख्याल में खतरे के वक्त बचने के लिए पाटिल ने फार्म हाउस में कोई खुफिया जगह बना रखी है। खतरे को महसूस करते ही उसी खुफिया जगह पर जा छुपा होगा। देवराज चौहान के स्वर में दृढ़ता थी। ओ, यही हुआ होगा। रामदा के होठों से निकला। हम आसानी से उस जगह को ढूंढ लेंगे। शुक्रिया। उस जगह को आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता, सोहनलाल कह उठा। ठीक बोला। बढ़िया। रामदा के दांत भिज गए थे। फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। जगह जगह पर रामदा के आदमी फैले नजर आ रहे थे। डटे रहो, रामदा चिल्लाकर बोला। साला कोई भीतर आना चाहे तो भून देना। वो तीनों बंगले में प्रवेश कर गए। बंगले के भीतर भी रामदा के 2 आदमियों का कब्जा था। सोहनलाल, हाँ, इस तरफ है स्ट्रांग रूम में जाने का रास्ता। पहला दरवाजा तुम्हें उधर ही मिलेगा। देवराज चौहान ने एक तरफ देखते हुए कहा। कॉम्बिनेशन नंबर प्लेट को देखकर दरवाजे को पहचान जाओगे। तुम अपने काम पर लगो, मैं बंगले पर नजर मार लूं। ठीक है। कहने के साथ ही सोहनलाल उस तरफ बढ़ गया।
ये बहुत काबिल आदमी होगा जो उसे साथ लिए घूम रहे हो, रामदा ने पूछा। रामदा की बात का जवाब न देकर देवराज चौहान पहली मंजिल पर पहुंचा। रामदा बराबर उसके साथ था। वहां रामदा के दो आदमी नजर आ रहे थे। देवराज चौहान बाईं तरफ से छठे दरवाजे पर ठिठका और खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश करके ठिठक गया। निगाहें हर तरफ घूमने लगी। ये पाटिल का कमरा है, रामदा कह उठा। हाँ। देवराज चौहान की निगाह बेड पर जा टिकी थी। बेड पर मौजूद चादर पर उभरी सिलवटें इस बात को स्पष्ट दर्शा रही थी कि रात भर वहां कोई सोया है। तकिया भी टेढ़ा पड़ा था। लिहाफ भी खुला इस बात को पक्का कर रहा था कि उसे ऊपर लिया गया है। साला कहाँ गया? रामदा बड़बड़ा उठा। बेड पर से निगाह हटाकर देवराज चौहान आगे बढ़ा। बेड के पास ही खूबसूरत तिपाई पर फोन के अलावा एस्ट्रे मौजूद थी। एस्ट्रे में सिगरेट के 3 फिल्टर वाले टुकड़े और सिगरेट की राख पड़ी हुई थी। एस्ट्रे को अच्छी तरह से देखने के पश्चात देवराज चौहान ने कहा, हमला बोलने तक पाटिल यहीं इसी कमरे में था। ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? रामदा ने होंठ सिकोड़कर उसे देखा। सिगरेट के टुकड़ों पर नजर मारो। कागज और फिल्टर नया है। राख के पीस भी अभी अपने आकार में है। अगर ये पुराने होते तो पीस टूट चुके होते। मामूली सी राख ही एस्ट्रे में बिखरी होती। अगर ये बात है तो फिर पाटिल गया कहाँ? मेरे आदमियों की निगाहों से बचकर वो निकल नहीं सकता। खतरा महसूस होते ही पाटिल अपने छिपने की जगह पर पहुंच गया। वो बंगले में ही कहीं छुपा हुआ है। देवराज चौहान ने कमरे में निगाहें दौड़ाते हुए कहा, किसी ऐसी जगह जहां हमारा पहुंचना आसान नहीं है। अपने कुछ आदमियों को पाटिल को तलाश करवाने के काम पर लगवाता हूं। पाटिल जहां भी छुपा है, अगर वो वहां से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो हमें परवाह नहीं है कि वो कहाँ छुपा है। जब तक हम यहाँ हैं वो बाहर नहीं निकलेगा, वहीं छिपा रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। वो छिपकर हमें भला क्या नुकसान पहुंचा सकता है? देवराज चौहान की निगाह रामदा पर गई। अगर उस जगह पर उसके पास कुछ करने की पावर है तो वो हमें वहां से भी नुकसान पहुंचा सकता है। बढ़िया। रामदा के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। मैं अभी अपने आदमी बंगले के किसी खुफिया जगह को तलाश करवाने पर लगाता हूँ। साला चूहा बना किसी कोने में पड़ा होगा। हाथों हाथ अगर पाटिल का भी काम आज खत्म हो जाए तो मामला बढ़िया से भी बढ़िया हो जाएगा। देवराज चौहान ने कमरे को अच्छी तरह चेक करने के बाद अटैच बाथरूम को देखा। सब कुछ सामान्य ही नजर आया। चेहरे पर सोचों को समेटे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। चलो यहां से सोहनलाल को देखते हैं कि। रामदा, देवराज चौहान ने कश लेकर कहा, खतरे के वक्त खुफिया जगह जाने के लिए मेरे ख्याल में पाटिल कमरे से बाहर आने की बेवकूफी नहीं करेगा। क्या बोला? मैं समझा नहीं। मेरे ख्याल में उस खुफिया जगह तक जाने का रास्ता इसी कमरे से होना चाहिए। रामदा होंठ सिकोड़े देवराज चौहान को देखने लगा। बढ़िया बोला, फिट बोला तू। खतरा महसूस करके पाटिल कमरे से बाहर क्यों निकलेगा? यह बात तो पक्की है कि खुफिया जगह पर जाने का रास्ता इसी कमरे से होगा। रामदा के होंठों से निकला, ढूंढने पर यहां से रास्ता मिलेगा देवराज चौहान। पाटिल साला बचेगा नहीं। देखो तो रास्ता किधर से है। इतना आसान नहीं है रास्ता तलाश करना, देवराज चौहान ने कहा। वैसे कोई जरूरी भी नहीं है कि पाटिल जहां छुपा है वहां का रास्ता इसी कमरे से हो। कहीं और से भी हो सकता है। तुम तो दोनों तरफ की बात करता है देवराज चौहान। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, दोनों तरफ सोच रहा हूं, किसी फैसले पर नहीं पहुंचा हूं। आओ कंट्रोल रूम में चलते हैं। इस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर देना। दोनों बाहर निकले। रामदा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और चिटकनी चढ़ा दी। अगला दृश्य। सामान्य साइज के छोटे से कमरे को कंट्रोल रूम का रूप दे रखा था। वहां 2 टीवी थे जो इस वक्त बंद थे। बड़ा सा बोर्ड भी जिस पर ढेर सारे स्विच और कई तरह के नॉब लगे हुए थे। बिजली का और भी कई तरह का सामान जरूरत के मुताबिक फिट कर रखा था।
देवराज चांद पास पहुंचकर बोर्ड को, स्विचों को और नॉबों को देखने लगा। स्विच दबाकर देखो कि रामदा ने कहना चाहा। ऐसी गलती मत कर बैठना। बोर्ड के सर्किट से हम अनजान हैं। किसी गलत स्विच के दबाए जाने से किसी भी तरह की गड़बड़ हो सकती है। देवराज चांद ने कहा। पाटिल के जो 4 आदमी बेहोश किए गए हैं, उन्हें होश में लाकर पूछो कि कौन कंट्रोल रूम को ऑपरेट करना जानता है। बढ़िया। कहने के साथ ही रामदा पलटा और बाहर निकल गया। मिनट भर में ही भीतर आ गया। अपने बंदों को बोल दिया है, वो गए हैं चारों के पास। देवराज चौहान की निगाह बोर्ड पर ही थी। चले? पास पहुंचकर रामदा बोला। कहाँ? देवराज चौहान ने उसे देखा। सोहनलाल के पास। वो स्ट्रांग रूम तक पहुंच गया होगा, रामदा ने कहा। देवराज चौहान के होठों पर शांत सी छोटी सी मुस्कान उभरी। चिंता मत करो। सोहनलाल दरवाजे के ताले तो खोल सकता है, लेकिन स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सकता। स्ट्रांग रूम के सामने फर्श पर 5 फुट की लंबाई में बारूद बिछा है। वहां पर दबाव पड़ते ही बारूद फटेगा और वहां मौजूद शायद कोई भी व्यक्ति न बचे। देवराज चौहान का स्वर शांत था। ओह। रामदा का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर फिर तुम कैसे? मालूम हो जाएगा। देखते रहो, देवराज चौहान ने कहा। इस कमरे के बाहर 2 आदमी खड़े कर दो कि भीतर कोई न जाए। मैं सोहनलाल के पास जा रहा हूं। तुम उन चारों को देखो कि होश आने पर क्या कहते हैं। कंट्रोल रूम के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। ठीक है। साथ ही मैं कुछ को खुफिया रास्ता तलाश करने पर लगाता हूं, जहां पाटिल छुपा हो सकता है। सोहनलाल दरवाजे पर लगी कॉम्बिनेशन नंबर की प्लेट पर व्यस्त था। उसकी उंगलियां फुर्ती के साथ नंबरों वाले बटनों के साथ खेलती जा रही थी और कान दरवाजे से सटाकर दबने वाले बटनों की आहट सुनने के प्रयत्न कर रहे थे। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा। क्या लगता है, खुल जाएगा? सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा, फिर कह उठा। खुल तो जाएगा। कितना वक्त है हमारे पास? ज्यादा वक्त नहीं है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। फायरिंग का शोर तो ज्यादा नहीं गूंजा। शायद पुलिस को किसी फार्म हाउस पर शायद पुलिस को किसी फार्म हाउस वाले ने फोन ना किया हो। कह नहीं सकता, लेकिन पुलिस के साथ पाटिल के आदमियों के भी आ जाने का खतरा है। पाटिल हाथ नहीं लगा। वो बंगले में ही कहीं छुपा है और उसे तलाश करना वक्त गंवाना है। देवराज चौहान ने स्पष्ट रूप में कहा। तुम अपने काम जल्दी से निपटाने की कोशिश करो। सोहनलाल ने कॉम्बिनेशन नंबरों वाली प्लेट पर नजर मारते हुए कहा। इसी दरवाजे पर दिक्कत आएगी। इसके खुलते ही बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि इस कॉम्बिनेशन प्लेटों में किस तरह का लॉक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। जल्दी करो, मैं नसीमा से बात करके आता हूं। नसीमा? वो तो बाहर है जगमोहन के साथ, सोहनलाल कह उठा। हाँ, शायद उसे उस खुफिया जगह के बारे में कुछ पता हो, जहां पाटिल जा छुपा है, या फिर फार्म हाउस से बाहर निकलने का कोई गुप्त रास्ता भी हो। पाटिल फार्म हाउस से निकल गया भी हो सकता है। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ गया। तभी सामने से रामदा आता दिखाई दिया। वो पास आता ही कह उठा। उन चारों में से एक को होश आया है। वो तो कंट्रोल रूम के बारे में कुछ नहीं जानता, परंतु एक अन्य बेहोश व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा कि कभी कभी वो कंट्रोल रूम में रहा करता था। अब उसे होश में लाया जा रहा है। रामदा पास आकर ठिठका। और मैंने कुछ आदमियों को उस खुफिया जगह की तलाश में लगा दिया है, जहां पाटिल छिपा हो सकता है। पाटिल का काम आज ही निपट जाए तो बढ़िया हो जाएगा। पाटिल को खत्म करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो? बरबसी देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। पाटिल का मेरे हाथों खत्म होने का मतलब है अंडरवर्ल्ड में मेरी धाक पैदा होना। पाटिल के धंधे और उनके बंदे मेरी सरपरस्ती में आ जाएंगे। पाटिल की जगह लेने में मुझे कोई खास परेशानी नहीं आएगी। रामधा भी मुस्कुराया। उसके बाद एक दिन फिर कोई दूसरा ताकत इकट्ठी करके तुम्हें खत्म करेगा और वो तुम्हारी जगह ले लेगा। ये एक ऐसा अंतहीन सिलसिला है जो खून बहाता रहेगा और ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, रामदा। कहने के साथ ही देवराज चांद आगे बढ़ गया। चेहरे पर सख्ती सी नाच रही थी।
रामदा गंभीर निगाहों से देवराज चांद को जाते देखता रहा। वास्तव में, रामदा गहरी सांसें लेकर बड़बड़ा उठा, ये अंतहीन सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। नसीमा फार्म हाउस के किसी भी खुफिया रास्ते से वाकिफ नहीं थी। देवराज चांद नसीमा से बात करके फार्म हाउस में वापस आ गया। जगमोहन भी भीतर आना चाहता था, परंतु देवराज चांद ने यह कहकर मना कर दिया कि वो बाहर रहकर बाहर के हालातों पर निगाह रखे, भीतर उसका कोई काम नहीं है। युवराज पाटिल के हाथ युवराज पाटिल का हाथ ना लगने की बात सुनकर नसीमा परेशान हो उठी। पाटिल की मौत की खबर सुनकर उसे इस बात की राहत मिलनी थी कि अब उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। बंगले में पहुंचकर देवराज चांद सोहनलाल के पास पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ये दरवाजा खुल जाएगा, उसे देखते ही सोहनलाल ने कहा। मैं अभी आया, कहने के साथ देवराज चौहान वहां से हटा और पहली मंजिल पर स्थित कंट्रोल रूम में पहुंचा। वहां रामदा अपने 2 आदमियों के साथ मौजूद था और पाटिल का एक आदमी, जो कि घबराया सा नजर आ रहा था। सिर पर मारी गई चोट से बहा खून धार बनकर कान के पास रुका सूख सा गया था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, रामदा कह उठा। नसीमा ने कुछ बताया कि वो किसी खुफिया रास्ते के बारे में नहीं जानती, देवराज चौहान कह उठा। ये पाटिल का आदमी है, मैंने इससे पूछा तो ये भी नहीं जानता, रामदा ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। लेकिन कंट्रोल रूम को पूरी तरह संभालना जानता है, देवराज चौहान ने उसे देखा। मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहता, वो घबरा कर कह उठा। फिक्र मत करो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यूं ही किसी की जान लेने में हमें कोई मजा नहीं आता। ये शब्द सुनकर उसकी हालत कुछ संभली। कंट्रोल रूम का सिस्टम इस वक्त ऑफ क्यों है, देवराज चौहान ने पूछा। मालूम नहीं, वो बोला। शायद यहां हुए हमले की वजह से सिस्टम बंद करके ड्यूटी वाले बाहर गए होंगे। यहाँ का सिस्टम चालू करो। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसकी उंगलियां स्विच बोर्ड के बटनों से खेलने लगी। देखते ही देखते बंद टीवी स्क्रीन रोशन होने लगे। वो बोर्ड पर ही व्यस्त रहा। तभी एक टीवी स्क्रीन पर फार्म हाउस पर घूमता रामदा के आदमी नजर आने लगे। दूसरे टीवी पर सोहनलाल नजर आया, जो एक दरवाजा खोल चुका था और अब वो कमरे के भीतर दूसरे दरवाजे पर लगी नंबरों वाली कॉम्बिनेशन प्लेट के बटनों पर व्यस्त था। एक दरवाजा खोल लिया इसने, स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही रामदा के होठों से निकला। बढ़िया बढ़िया हो रहा है, देवराज चौहान ने उस व्यक्ति से बोला। दृश्यों को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? इन नॉबों को घुमाना पड़ता है। नजर रखने के लिए नॉब को धीरे घुमाना पड़ता है और फौरन किसी जगह को देखना हो तो नॉब को जल्दी से घुमाया जाता है, उसने उत्तर दिया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और एक नॉब को पकड़कर धीमे से घुमाया। ऐसा करते ही स्क्रीन पर नजर आता सोहनलाल गायब हो गया और अब स्क्रीन पर सीढ़ियां नजर आई। कुछ और नॉब घुमाने पर गैलरी स्पष्ट नजर आने लगी। कुछ और नॉब घुमाई तो गैलरी का थोड़ा सा हिस्सा और सामने का दरवाजा नजर आने लगा। दरवाजे पर नंबरों वाली कॉम्बिनेशन प्लेट लगी स्पष्ट नजर आई। देवराज चौहान होठ सिकोड़े कई पलों तक टीवी स्क्रीन को देखता रहा। ये स्ट्रांग रूम का दरवाजा है, देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा। पाटिल जब स्ट्रांग रूम में जाता है तो बारूद ना फटे इसके लिए क्या करते हो, देवराज चौहान ने उसे देखा। बारूद का फर्श से जुड़ा कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है, फिर इससे बारूद नहीं फटता और स्ट्रांग रूम में आया जाया जा सकता है, उसने कहा। मुझे यहाँ के बारे में काफी जानकारी है। बारूद का कनेक्शन कैसे ऑफ किया जाता है? यहां से, कहकर वो कमरे के एक कोने में पहुंचा, जहां 2 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा बोर्ड था, जिस पर कई तरह के स्विच और 3 नॉबें लगी थी। यहां से कनेक्शन काट दिया जाता है। करो, देवराज चौहान की निगाह बोर्ड पर ही थी। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, उंगलियां स्विच बोर्ड पर काम करने लगी। फिर बोला। अब स्ट्रांग रूम के सामने फर्श पर बिछा बारूद दबाव पड़ने से नहीं फटेगा। बारूद का कनेक्शन फर्श से हटा दिया गया है। ये बात पक्के तौर पर कैसे पता चलेगी कि वास्तव में कनेक्शन हट गया है, देवराज चौहान बोला। 1 मिनट, उसने सिर हिलाकर कहा।
ये देखो, बोर्ड पर लाल रंग का छोटा सा बल्ब लगा है, जो कि इस वक्त बंद है। इसके साथ ही उसकी उंगलियों ने बोर्ड के स्विच और नॉबों को छेड़ा तो बल्ब रोशन हो उठा। बल्ब जल उठने का मतलब है कि बारूद का कनेक्शन फर्श से जुड़ गया है और वह दबाव पड़ने से फट जाएगा। ये कैसा फर्श है जिस पर दबाव पड़ने से नीचे बिछे बारूद पर दबाव पड़ेगा? इस बारे में तो मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। शायद ये मजबूत प्लास्टिक की ऐसी शीट का फर्श है। ऐसी शीट जो देखने में सामान्य फर्श जैसी लगती है, लेकिन जब इस पर दबाव पड़ता है तो करीब 3-4 इंच नीचे दब जाती है। इसी कारण नीचे मौजूद फिट कर रखे बारूद पर दबाव पड़ता है और वो फट जाता है। वो बारूदी तारों से वो बारूदी तारें से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और तारों के अंत में बारूद को कनेक्शन देने वाली तारों का कंट्रोल करने वाला मॉनिटर लगा है। यहाँ से कनेक्शन ऑफ करते ही वो मॉनिटर काम करना बंद कर देता है और बारूद नहीं फटता। देवराज चौहान ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। कनेक्शन ऑफ कर दो कि बारूद ना फटे, देवराज चौहान ने कहा। उसने कनेक्शन ऑफ कर दिया। बोर्ड पर रोशन लाल बल्ब बंद हो गया। इस कमरे के दरवाजे की चाबी कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। वहां, ड्रॉर में। निकालो। वो तुरंत आगे बढ़ा और स्विच बोर्ड के नीचे बने ड्रॉर में से चाबी निकालकर देवराज चौहान को थमा दी। देवराज चौहान ने रामदास से कहा, यह दरवाजा बंद करके चाबी मैं अपने पास रखूंगा। इसके बावजूद भी तुम्हारे 4 आदमी बंद दरवाजे के पास पहरा देंगे, ताकि कोई दरवाजा खोलकर बारूद सिस्टम को ऑन करने की कोशिश न करे। क्योंकि पाटिल जाने कहाँ छुपा हुआ है, वो कैसी भी गड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है। बढ़िया, समझ गया। अभी करता हूँ ये इंतजाम। बाहर निकलो। सब बाहर निकले। देवराज चांद ने दरवाजा बंद किया और चाबी से लॉक करके चाबी अपने जेब में डाल ली। तुमने, देवराज चांद ने पाटिल के आदमी से कहा, यह सच कहा है कि अब बारूद नहीं फटेगा? हाँ, बारूद का कनेक्शन फर्श से हटा दिया गया है। मॉनिटर ऑफ हो गया है, वो बोला। अच्छी बात है। तुम मेरे साथ रहोगे और सबसे पहले तुम ही बारूद वाले फर्श पर पांव रखोगे, देवराज चौहान ने कहा। मैं? वो हड़बड़ाया। घबरा क्यों गए? देवराज चौहान ने उसे घूरा। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। डर तो लगता ही है। पाटिल जब भीतर जाता है तो बारूद का कनेक्शन इसी तरह ऑफ किया जाता है? देवराज चौहान ने उससे पूछा। हाँ। फिर तो तुम्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो चुप रहा। बारूद वाले फर्श पर पहले तुम्हें जाने में कोई एतराज है? कनेक्शन ऑफ हो चुका है, बारूद नहीं फटेगा, वो धीमे स्वर में बोला। फिर मुझे क्यों एतराज होगा? रामदा, यहां 4 आदमियों का पहरा बिठाकर जाओ। मैं सोहनलाल के पास हूं। बढ़िया। देवराज चौहान उसे लेकर आगे बढ़ गया। तुम स्ट्रांग रूम के भीतर जाओगे? साथ चलते उस व्यक्ति ने पूछा। हाँ। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। अगला दृश्य। एक दरवाजा खोलने के पश्चात सोहनलाल कमरे के भीतर दूसरे दरवाजे पर लगी कॉम्बिनेशन प्लेट के नंबरों पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा था। देवराज चौहान, रामदा और पाटिल का आदमी पास खड़ा था। नाम बता अपना, रामदा ने उस व्यक्ति से कहा। नाथ कहते हैं मुझे, वो बोला। कब से पाटिल के साथ है? 4 बरस हो गए। पाटिल का खेल खत्म हो गया है, तू देख ही रहा है। उसे पूरा उजाड़ कर ही दम लूंगा। उसके बाद तेरे को रोटी पानी की कोई दिक्कत आए तो मेरे पास अपनी अर्जी लगा देना। नाथ सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान ने घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। इसमें कितनी देर लगेगी? देवराज चौहान ने पूछा। खुलने वाला है। एक नंबर नहीं मिल रहा। अभी मिल जाएगा। सोहनलाल अपने काम में व्यस्त बोला। भीतर फर्श के नीचे बिछे बारूद का क्या इंतजाम सोचा है? बारूद नहीं फटेगा अब। उसका कनेक्शन पीछे से ऑफ कर दिया गया है, देवराज चौहान ने कहा।
हो सकता है कनेक्शन ऑफ ना हुआ हो। ये चेक करने के लिए पाटिल का आदमी साथ है, इसने ही कनेक्शन ऑफ किया है, सपाट स्वर में कहते हुए देवराज चौहान ने नाथ पर निगाह मारी। सबसे पहले कंट्रोल रूम के दरवाजे तक यही जाएगा। ये जाने को तैयार है? हाँ। तब तो पक्का कनेक्शन ऑफ हो गया होगा। 5 मिनट और लगे और वो दरवाजा भी खुल गया। सामने नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। चारों नीचे उतरे। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने गैलरी थी और गैलरी के अंतिम छोर पर दरवाजा नजर आ रहा था। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजे को देखते ही रामदा कह उठा, वो स्ट्रांग रूम का दरवाजा है? हाँ। देवराज चांद के होंठ सिकड़े हुए थे। बढ़िया, ये तो मजा ही आ गया। याद है ना तेरे को देवराज चौहान? रामदा का रामदा के स्वर में खुशी थी। भीतर मौजूद सिर्फ रिमोट कंट्रोल तेरा है, बाकी जो कुछ भी है मेरा होगा। जो कह दूं उसे भूलता नहीं। तुम पहले भी ये बात कह चुके हो। पहले मुझे मालूम नहीं था कि तुम अपनी कही बात याद रखते हो कि नहीं। अब नहीं कहूंगा। देवराज चौहान ने नाथ को देखा। जाओ, आगे बढ़ो और स्ट्रांग रूम के दरवाजे को छुओ। कुछ पल वहीं खड़े रहकर वापस आओ। पल भर के लिए नाथ हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ने लगा। तीनों की निगाह नाथ पर थी। फर्श के नीचे बिछे बारूद का कनेक्शन ऑफ है, वरना ये आगे ना बढ़ता। रामदा कह उठा। कोई कुछ नहीं बोला। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। देखते ही देखते नाथ स्ट्रांग रूम के दरवाजे के पास जहां पहुंचा, उसने दरवाजे को छुआ, वहीं खड़ा रहा। सब ठीक है, आओ, देवराज चौहान ने कहा और तीनों आगे बढ़ गए। नाथ दरवाजे के पास से हटकर आगे आ गया। इस दरवाजे को खोलने में कितनी देर लगेगी? देवराज चौहान ने पूछा। इसे खोलने में कुछ वक्त लग सकता है, सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। उसकी कॉम्बिनेशन प्लेट पर अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं और नंबर भी लंबा है। कॉम्बिनेशन प्लेट को चालू हालत में लाने के लिए पहले 26 अक्षरों में से 4 सही अक्षरों को सिलसिलेवार दबाना है। उसके बाद दरवाजे का लॉक हटाने के लिए 6 अक्षरों की क्रम से श्रृंखला ढूंढनी है। मालूम नहीं कितना वक्त लगे। कुछ ही देर में सोहनलाल दरवाजा खोलने पर लग गया। मैं जाऊं? नाथ बोला। तू कहाँ जाएगा साले? रामदा ने उसे घूरा। बाहर कौन बैठा है तेरा? नाथ खामोश हो गया। यहीं टिका रहे। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। मैं वो सच तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिसके प्रति तुम बेखबर हो, देवराज चांद ने कहा। हो सकता है अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन सतर्कता के नाते इन बातों को हर समय ध्यान में रखना। नहीं, एक मिनट। देवराज चौहान। कुछ ही देर में सोहनलाल दरवाजा खोलने पर लग गया। मैं जाऊं? नाथ बोला। तू कहाँ जाएगा साले? रामदा ने उसे घूरा। बाहर कौन बैठा है तेरा? नाथ खामोश हो गया। यहीं टिका रहे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। देवराज चौहान, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि मैं पाटिल के किले में मौजूद हूं, रामदा बोला। जब यहां से ठीक ठाक निकल जाओ तो ही इन बातों पर विश्वास करना, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। क्या मतलब? इस बात को हमेशा याद रखो कि पाटिल अभी सलामत है। वो बंगले में किसी गुप्त जगह पर छिपा हो सकता है, या फिर किसी ऐसे खुफिया रास्ते से यहां से निकल गया हो सकता है। देवराज चौहान ने पहले वाले स्वर में ही कहा। ऐसे में पाटिल बड़ी मुसीबत बनकर वापस लौट सकता है। डरा रहे हो? मैं वो सच तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिसके प्रति तुम बेखबर हो, देवराज चौहान ने कहा। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन सतर्कता के नाते इन बातों को हर समय ध्यान में रखना है। मतलब कि जब तक यहां हैं तब तक खतरे में है? रामदा ने होंठ सिकोड़े। देवराज चौहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा।
तेरे को पता ही होगा कि खतरे के वक्त पाटिल ने खुद को बचाने के लिए कौन सा रास्ता बना रखा है। रामदा ने नाथ को देखा। इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। उड़ती उड़ती कभी खबर ही सुनी हो? नहीं। हर वक्त फार्म हाउस पर रहते हो और मामूली सी बात नहीं पता? रामदा ने तीखे स्वर में कहा। ये तो तेरे को मालूम ही होगा कि स्ट्रांग रूम में क्या क्या माल मौजूद है। नहीं मालूम। क्यों? तू कंट्रोल रूम में बैठा इधर नहीं देखता जब पाटिल स्ट्रांग रूम में जाता है? भीतर का कुछ नजर नहीं आता, नाथ ने कहा। स्ट्रांग रूम में सामान को जाते तो देखता ही होगा कि भीतर क्या क्या सामान ले जाया जाता है। ऐसे वक्त में हमें कैमरे बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। पाटिल साहब के पुराने और खास अंगरक्षक ही सामान को कंट्रोल रूम में रखते हैं। नाथ ने रामदा को देखा। चुप कर। कोई भी काम की बात नहीं बताता और बोले जा रहा है। अगला दृश्य। दिन के 11 बज गए। सोहनलाल बिना रुके अपने काम में लगा दरवाजे के कॉम्बिनेशन अक्षरों को मिलाने की चेष्टा में व्यस्त था। वो थकान महसूस करने लगा था, लेकिन काम रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। तेरे बस का नहीं लगता मुझे, आखिरकार रामदा उखड़े स्वर में कह उठा। देवराज चौहान, नाथ और रामदा गैलरी के फर्श पर दीवार से टेक लगाए बैठे थे। रामदा के शब्दों पर देवराज चौहान ने उसे देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। सोहनलाल ने अपना काम छोड़ा और पलटकर रामदा को घूरा। क्या बोला तूने? सोहनलाल के माथे पर स्पष्ट तौर पर बल नजर आ रहे थे। मैंने बोला ये तेरे बस का नहीं लगता। हमें दिखाने के लिए तू खामखा इधर उधर के बटन दबाए जा रहा है। तो सच बात तू समझ ही गया रामदा। सोहनलाल का लहजा तीखा हो गया। मैंने गलत कहा क्या? ठीक बोला तू, सोहनलाल ने उसी ढंग में कहा। वो तो मेरे को पहले ही लग रहा था। कहते कहते मेरे से देर हो गई कि तू आजा। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। क्या? मैंने कहा तू आजा। मेरी जगह तू कर ले। मैं आराम कर लेता हूं। मैं मैं क्या खोलना जानू इन चीजों को? रामदा उखड़े स्वर में कह उठा। तो उल्लू के पट्टे बीच में बकवास क्यों करता है? जैसा काम चल रहा है चलने दे। गाली देता है तू मेरे को, रामदा को? रामदा एक गुर्रा उठा, उछलकर खड़ा हुआ। रिवॉल्वर हाथ में नजर आने लगी। चेहरा क्रोध से सुर्ख पड़ गया था। मैं तेरे को रिवॉल्वर मेरे पास भी है रामदा। सोहनलाल ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। ट्रिगर दबाना मुझे भी आता है, लेकिन मैंने रिवॉल्वर नहीं निकाली। दरवाजा बेशक मत खुले, रामदा ने मौत भरे स्वर में कहा। मैं तेरे को गोली। रामदा, देवराज चौहान ने कहा। रामदा ने भिजे दांतों से देवराज चौहान को देखा। दूसरे ही पल उसकी आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। एक तरफ बैठ जा और इसे जेब में डाल ले। देवराज चौहान का स्वर शांत था। होते काम में रुकावट मत डाल। कुछ पलों तक रामदा देवराज चौहान को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर रिवॉल्वर जेब में रखी और एक तरफ बैठ गया। कुछ पलों के लिए वहां खामोशी छा गई। देरी लगती देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, रामदा कह उठा। वो जानबूझकर देरी नहीं लगा रहा है, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। मुझे ऐसे शब्द सुनने की आदत नहीं है, रामदा बोला। तुमने जो उसे कहा वो गाली से भी बढ़कर था। सोहनलाल मेरा आदमी है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं वो कैसे काम करता है। तुम्हें इससे कोई परेशानी हो रही थी तो मुझसे बात करते। अब से ऐसा ही करूंगा। देवराज चौहान ने भी रिवॉल्वर वापस रख ली थी। सोहनलाल पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। मेरे आदमी रात भर से जगे हुए हैं, रामदा एकाएक कह उठा। इसकी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन उनके खाने पीने का कोई इंतजाम करना चाहिए। चाय भी उन्हें नसीब नहीं हुई। किसी को भेजकर खाने पीने का सामान मंगवा लो, देवराज चौहान ने कहा। भेजना क्या है? रामदा जेब से मोबाइल फोन निकालता हुआ बोला। अपने आदमियों को फोन करता हूँ, वो खाने पीने का सामान लेकर यहाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सोहनलाल बोला। वो अपने काम में व्यस्त था।
उनकी निगाह सोहनलाल की तरफ गई। जरूरत क्यों नहीं है? रामदा कह उठा। मेरा काम पूरा होने वाला है, 2-4 मिनट की बात है। बढ़िया। रामदा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मोबाइल फोन जेब में डाल लिया। ये कहकर दिल खुश कर दिया मेरा। मजा ही आ गया। बहुत काम का बंदा है तू। अभी तो तू मुझे गाली दे रहा था, गोली मार रहा था। सोहनलाल व्यंग से बोला। गोली कहाँ मार रहा था, मजाक कर रहा था। मेरे मजाक का बुरा मत माना कर। मैंने कौन सा तेरे से रिश्तेदारी गांठनी है जो तेरे मजाक का बुरा मानूं? जवाब में रामदा हंसकर रह गया। 10 मिनट और लगे। खुल गया। रामदा खुशी से चीख उठा। देवराज चौहान और नाथ उठ खड़े हुए। भीतर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कोई कुछ कहता करता युवराज पाटिल का स्वर वहां गूंज उठा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को आज हम यहीं रोकते हैं। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा होने ही वाला है कि या तो वहां अंदर कुछ नहीं मिलेगा, खाली होगा। अब ये युवराज पाटिल, यानी कि युवराज पाटिल देख रहा था इनको सब कुछ करते हुए। खैर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कॉमेडी एलिमेंट इसमें आखिर में आया थोड़ा बहुत, और बड़ी हैरानी हुई मुझे कि इतनी आसानी से इन्होंने उस एरिया पर कब्जा कर लिया, जिससे स्पष्ट जाहिर था कि युवराज पाटिल को पहले से पता था। मुझे तो लगता है कि इस कहानी में ना कुछ और है अभी भी। यानी नसीमा देवराज चौहान को किसी और काम के लिए घुमा कर इधर ले आई है। कुछ और होगा इसके पीछे। चलिए, जो भी होगा अगले भाग में पता चल ही जाएगा। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।